सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति क्या करे, वो मंत्री क्या कर रहा है, सवाल है कि हम क्या, मीडिया हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मीडिया हमें वही दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। हम सनसनीखेज देखना चाहते हैं, हम अश्लीलता देखना चाहते हैं। हमारे यहां बिग बॉस देखने का चलन आ चुका है। हम कुछ नहीं बैठ रहे हैं तो चोर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, वही देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हम ऐसे प्रोग्राम देखते हैं आइडल बैठ के, कोई काम धाम नहीं, घर में काम वाली है, कोई काम धाम नहीं है। अमेरिका की महिलाएं और भारत की महिलाओं में सबसे बड़ा अंतर है, या पुरुषों में जो खाली बैठे हैं उनके पास अंतर। हम दूसरों के घरों के झगड़े देखना पसंद करने लगे हैं। कोई कितनी गंदी गाली दे रहा है, कितनी अश्लीलता कर रहा है, तो हमें पसंद है, तो इसलिए हमें एक वर्ड आया, इसलिए टीआरपी। तो टीआरपी मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक एंकर दूसरे से ज्यादा गाली दे रहा है, ज्यादा चिल्ला रहा है, ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो जो ज्यादा बदतमीजी कर रहा है उसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो टीआरपी बढ़ रही, टीआरपी बढ़ी, बोली चैनल वाले से कह रहे हैं और चिल्लाओ तुम, और चिल्लाओ तुम, एंकर नहीं तुम आज मछली बेचने वाले बन जाओ, अब मारो निकाल के जूता सामने वाले अतिथि को, वो भी ठीक है, ठीक है। तो वो इसी तरह से क्यों, क्योंकि हम पसंद कर रहे हैं। और हम क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चिंतन में हमारा धर्म, हमारी राजनीति, हमारी छोटी सोच, हमारा क्षेत्र, हमारी भाषा, हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल रही है, हमारी ईगो सेटिस्फाइड हो रही है। हम में से बहुत लोग शाहरुख खान के फैन थे तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, हम विरोधी थे, बहुत बढ़िया हो, निपटा दो इसको इसी मामले में। लेकिन हम व्यक्तिपरक हो गए, राष्ट्रपरक कहां रह गए, हम तो पर्सन बेस्ड हो गए, हम नेशन बेस्ड रह ही नहीं गए। कि हो गया, एक बात हो गई, एक कानून है, कानून को अपना काम कर दो, चिंतन होना चाहिए। क्या इससे पहले ड्रग्स केस में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था? हजारों गिरफ्तारियां हो रही, पकड़ा नहीं गया था, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा राष्ट्रीय विमर्श खड़ा कर दिया तुमने कि कानूनों, संविधान, सबकी बात आ गई, बस चलो तो एनसीबी कल बंदी करा दे, खत्म ही करें, बोले बवाल ही खत्म करो इसका। पर सवाल है कि क्या जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट्स पे रिपोर्ट आई कि 4.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है एक्सीडेंट्स की वजह से, जानमाल का नुकसान होता है। हमारे भुखमरी के बारे में बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भारत को किसी तरह कमतर करके दिखाओ, पाकिस्तान से भी पीछे लेके चले जाओ, और जो आंकड़े लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमें अपनी संस्थाओं की आवश्यकता है। हमारा विमर्श ये होना चाहिए कि भारत को अपनी बात कहने के लिए अपनी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे चीन दबंगई के साथ खड़ा होकर कहता है वक्त रही है तुम्हारी ऐसी की तैसी, न तुम्हारा फेसबुक चाहिए, न तुम्हारा गूगल चाहिए, न तुम्हारी रिपोर्ट चाहिए, बोले भग जाए यहां से, जूता खोल के मारूंगा। अपनी संस्था वो खुद बना रहा है, ताकत के साथ खड़ा है, उससे लड़ने के लिए क्वाड 1, क्वाड 2, क्वाड 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने बच जाएंगे। तो राष्ट्र जब अपनी चेतना के साथ खड़ा होता है तो वो विश्व जगत में मजबूती के साथ खड़ा होता है, नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए उलझे रहेंगे। और हमारे यहाँ उलझाने के लिए पूरी बाकायदा, विदेशों को क्या मिल रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से मिल रहा है कि भारत में भारत विरोधी तत्वों की बहुत अधिकता है, बस इनको तुम्हें हल्का सा फ्यूल करना है, ये किसी भी स्तर पर अपने आप को बेच देंगे और भारत को आंतरिक संघर्षों में बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और इस पर हम इस विमर्श को, और ये विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है। मेडाइवल टाइम हमें यही सिखाता है सबसे ज्यादा कि जो आंतरिक संघर्ष रहे। आगे चलकर हमने देखा विदेशी शक्ति, अभी अगले चैप्टर में आ रहा गजनी आ रहा है, जिसको अभी आपने देखा अफगानिस्तान में बड़ा मुद्दा बना, उसको पूज्य माना गया, आता है मंदिरों को तोड़ता है, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति लेके चला जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। इतना बड़ा देश, उसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कारण था? कैसे जो है वो अफगानिस्तान से निकलकर सोमनाथ तक पहुंच जाता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं? ऐसा हिंदुस्तान में क्या खास बात रही होगी, ऐसा क्या चल रहा होगा उस समय हिंदुस्तान में कि आपस में ही इतनी बड़ी जनता सब कुछ बर्बादी हुई देख रही, लेकिन एकदम शांत बैठे, बोला हमारा घर बचा हुआ है, हमारा काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो क्या हम आज इससे बच गए हैं? क्या वास्तव में राष्ट्रीय चेतना हमारे विमर्श में है? क्या भारत में पाकिस्तान के हारने पर पटाखे जलाए जाना, यहाँ की शिक्षिका द्वारा स्टेटस लगाया जाना, क्या वास्तव में जो शाह फैसल साहब, उनके सुर अब थोड़े से बदले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्रॉस बॉर्डर जो एम्पैथी है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक राष्ट्र में हो तो राष्ट्र के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे राष्ट्र के साथ नहीं है तो तुम कल राष्ट्र के लिए क्या करोगे? और तुम्हारा सिर्फ ये नहीं कि मुझे, अब वो शिक्षिका है, भारत में ही नौकरी कर रही है, यहीं से सैलरी ले रही है, उसका जीविका, उसका परिवार चल रहा है, और तुम राष्ट्र के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो ये तो पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है कि अमेरिकन अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, रशियंस रशिया के साथ खड़े रहे, तो इंडियंस इंडिया के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? और तुम अपनी बड़ी आइडेंटिटी यानी राष्ट्र की आइडेंटिटी की बजाय अपनी धर्म की आइडेंटिटी को प्राथमिकता दे रहे हो। मैं किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सबके साथ हो सकता है, ठीक है, खालिस्तान के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है वो राष्ट्र विरोधी ही हुआ। और क्या अभी आपने देखा कि अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि राष्ट्र विरोध से बड़ा कोई अपराध नहीं है। पढ़ा आपने आज का हाईकोर्ट का जजमेंट? पढ़ा?
कि राष्ट्रविरोध से बड़ा आज का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि राष्ट्रद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं है, हां या ना मुझे बताते जाइए, सारी खबरों को जोड़िए। क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। अब आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अब हमने यहां देखा जब मेडाइवल टाइम हमारा आता है तो मेडाइवल टाइम में हमारे सामाजिक ग्रुप धर्म के आधार पर, हमारे राजपूत, मराठा, सिख, जाट, गुर्जर, प्रतिहार, आपने जैसे कल एक बच्चे ने बोला कि हमारे महाराजा साहब ऐसे थे, वो कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राष्ट्र तो गुलाम हुआ ना। तो बहुत से प्रश्न हैं जिन पर अब उन्होंने कहा नहीं हमारे महाराज मीर भोज साहब वो लड़ते रहे। व्यक्तिगत वीरताओं से राष्ट्र नहीं चलता, सामूहिक वीरताओं का होना बड़ा जरूरी है, सामूहिक चिंतन का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, अब इसी बात को और समझें, तो चलिए अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी, अचानक से हम अस्तित्व के संकट की तरफ क्यों चले गए, भारत में आज अस्तित्व का संकट हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है। आज हम छोटी छोटी अपनी सहूलियतों के लिए हम राष्ट्र तक, राष्ट्र की संस्थाओं को बर्बाद करने पे चले जाए। हो सकता है कि ये जो महाराष्ट्र का नेता हो, ये हो सकता है कि उसकी कुछ अपनी व्यक्तिगत बात हो, उसके साथ दामाद को भी ड्रग केस में 10 महीने अंदर रखे थे, उसकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस हो, इसके लिए वो बिल्कुल हद तक जो है नीचे चला जा रहा है कि वो राष्ट्र की ऐसी जो संस्था जो बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे अधिकारी लेकर आ रही है, उसको ही नष्ट करने पर तुल गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पूरे राष्ट्र में कितना नुकसान होगा। अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें बार बार, जिसके बाद का हमारा चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ठीक है, उसमें बार बार आप देखेंगे, जैसे ये बार बार अभी मैं बात कर रहा हूं राजपूतों का समूह बना, सल्तनत में बना, आपने देखा अभी जो मुगल शासक आएंगे उसमें भी ईरानियों, तुरानियों, इन सब के जो है ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग होती है छोटी छोटी, और इसमें धीरे धीरे हम माइक्रो आइडेंटिटी की तरफ चलते चले जाते हैं। आप देखेंगे बार बार शब्द आएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन शब्दों का अब हमें बार बार जो है बारंबारता बढ़ती चले। मेडाइवल हिस्ट्री में और कुछ नहीं है, मेडाइवल हिस्ट्री में हमें तिथियां नहीं याद करनी है। यूपीएससी का अगर तुम पढ़ोगे ये एनसीईआरटी की किताब तो सीधे कहता है कि इसमें आपको फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, सिर्फ आपको शब्दावलियां समझनी पड़ी है मेडाइवल में और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं, इसमें ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं, खुद एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। तो बस उनके निहितार्थ समझ लो और वो टर्निंग पॉइंट समझ लो जहां से हमें अपनी संस्कृति, अपने समाज में बदलाव दिखाई पड़ता है। आज मैं आप लोगों को वो सेंसिटिव चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसपे हो सकता है कि आपको कुछ एक अलग ही सोच डेवलप हो। भारत में जाति व्यवस्था, ठीक है, भारत में जातियों के बारे में अंबेडकर और गांधी के विचारों में जो आपने देखा होगा, जो पूना पैक्ट जो है सेगमेंट हुआ था, उसके बारे में आज आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको ये ग्राफ बताता हूं। ये ग्राफ बेसिकली वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हार्वर्ड वहां से निकल कर आया। अब उन्होंने दिया है तो हम बहुत गौर से देखने भी लगे, नहीं पहले हम भारतीय अपनी बात कहते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था। तो अब चलो ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ये बताता है कि पहली सेंचुरी एडी से, यानी कि प्रथम वर्ष जो था हमारी शताब्दी का, वहां से शुरू होकर ये मतलब 2100 सालों के सफर के बारे में बात किया है कि अगर हम इसमें बात करें तो पूरी दुनिया में, खासतौर पर जरा देखते जाओ, अब इस ध्यान से इस मैप को देखना, और मैं एक जो भूमिका बना रहा हूं उसके पीछे जब मैं जाऊंगा तब आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो मैंने हमेशा कहा कि इतिहास को पढ़ने का एक पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। अंग्रेजों का पर्सपेक्टिव है, वामपंथियों का पर्सपेक्टिव हो सकता है, दक्षिणपंथियों का हो सकता है, वैसे ओजांग का भी एक पर्सपेक्टिव है जो अपने इतिहास को देखता है। अच्छा, मैं केवल इतिहास का टीचर तो हूं नहीं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, तो मुझे अपने चीजों को देखने के पीछे मुझे, और मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो साइंस का स्टूडेंट, मैं उसके पीछे अपने हर चीज के पीछे एक तर्क ढूंढने की कोशिश करता हूं कि इसके पीछे आर्गुमेंट, साइंटिफिक आर्गुमेंट क्या होगा। तो अब मैं तुम्हें भारत की बहुत सी समस्याओं, बहुत सी चीजों के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप व्यथित हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे, तो पहले ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि बड़ा भारत में ये जातिवादी का मुद्दा, धर्म का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन मैं किसी जाति की तरफ नहीं हूं, मैं इकोनॉमिक्स की तरफ हूं। तो मैं अपने पहले ही अपना पर्सपेक्टिव तय कर लिया, भाई मैं इसकी तरफ हूं, मैं इसको ही प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। चलिए, पढ़ाया था तुम्हें। ये जो है एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ है, और इसमें ये बताता है कि इसमें जो देश हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ये हमारे ऊपर जो राज किए थे यूनाइटेड किंगडम वाले, ये हमारा भारत रहा, चाइना, ये सब हमारे पास है। ग्राफ का जो ये हिस्सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि वर्ल्ड मार्केट में शेयर कितना था हमारे पास, वर्ल्ड मार्केट में हमारा
शेयर क्या रहा? तो पहले एडी से लेकर 1000 एडी, ये वो समय था जब हमारे पास तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्व जैसे विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। ये वो समय था जब पहली सेंचुरी से लेकर फर्स्ट से 1000 तक पूरे विश्व के व्यापार, चाइना से भी ज्यादा पूरे व्यापार 1000 वर्षों तक, जो डाटा इन्होंने दिया है, ठीक है, अब चूंकि पश्चिम डाटा दे रहा तो मुझे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, 1000 वर्षों तक हमारी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। डोमिनेंस था हमारे इकोनॉमी का, व्यापार का। ये व्यापार दिया, शेयर दिया है, ठीक है, ये पूरा शेयर दिया है उस समय। ये देखो, ये तुम्हारा ये है, ये वाला जो नीला वाला, ये ब्रिटेन है। ये तो इन सदनों ने तो अंगड़ाई भी लेनी शुरू की, कबीले थे, ये हमें आके डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं। ये कबीले थे, इनका तो अस्तित्व ही नहीं था। ये शायद हो सकता है कि वो कंदमूल, फल, मांस इधर उधर एक दूसरे को देते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हमारी टक्कर में ईस्ट में केवल एक था और वो था चाइना, ठीक है, वो चाइना था। मुगलों के रहने तक के समय पर अगर हम देखें तो भी सन 1700 अकबर के लेकर जो है वो उसके आगे के वंशजों तक अगर हम जाएं तो भी हमारे व्यापार में हमारी बड़ी स्पाइक थी, जबरदस्त स्पाइक थी, ठीक है। हालांकि व्यापार कम हुआ, लेकिन भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था, उच्च राजतंत्र व्यवस्था, हमारे यहां जो एक गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था और आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे जो विश्वविद्यालय, हमारी सेगमेंट्स के द्वारा जब तक नष्ट नहीं किया गया था, तब तक अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहां पे रूप में रहे। यहां तक कि जब मुगल भी आए तो वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा होते चले गए और यहां के विकास में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। इसीलिए मैं वेस्टर्न हिस्ट्री से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता हूं। तो ये फैक्ट मैंने नहीं दिया, ये आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया। इनकी कोई अंगड़ाई नहीं थी। अब जब भारत गुलाम हो गया, ठीक है, और भारत जब बर्बाद करना शुरू किया, तब आप देखिए कैसे ब्रिटेन का हिस्सा बढ़ना शुरू होता है, अमेरिका का हिस्सा बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। 1900 के बाद अमेरिका अपना राइज करना शुरू कर देता है, 1940 तक ये बढ़ जाता है, फिर ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शेयर ले लेता है। चाइना का शेयर भी एंशिएंट टाइम से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। भारत का धीरे धीरे शेयर देखो कहां जा रहा है, धीरे 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 कम 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 कम, आज 1.9% हमारे पास है। कितना? पूरी दुनिया का देख रहे हो, 35-40% हिस्सा हम अकेले रखते। जब दुनिया ने अंगड़ाई लेनी शुरू नहीं की थी, ये जर्मनी वर्मनी वाले, इटली वाले, जापान वाले, इन्होंने अंगड़ाई लेनी शुरू नहीं की थी, जिनको पता ही नहीं था क्या होता है स्ट्रक्चर, तब हमारे पास पूरी दुनिया का डोमिनेंस जरा देख लो। और आज हम कहां हैं? ये देखो 1.9% पे है, 2% पहुंच गए होंगे बहुत अधिक से अधिक। ये है 2017-18 में, कहां से कहां आ गए। तो तुम सोच के देखो कि पूरी दुनिया की जीडीपी का मैक्सिमम शेयर हमारे पास क्यों था? हम कौन थे? मित्र जिन्होंने पूछा था कि भारत राष्ट्र आजादी के बाद बना, क्या संभव है कि एक बिखरा हुआ कबीलाई समाज, पिछड़ा समाज, आपस में लड़ने वाला, बिना नियम कानून, राष्ट्र में नियम कानून, राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? जहां संस्थाएं हो, संस्थाएं न्याय की, संस्थाएं जस्टिस की, जहां इंस्टीट्यूशंस हो, इंस्टीट्यूशंस टैक्सेस के, रेवेन्यूज के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। राष्ट्र की परिभाषा वही होती है। राष्ट्र की एक सेना होती है, राष्ट्र के विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वेल डेवलप स्ट्रक्चर होता है, वो राष्ट्र होता है। तो क्या बिना वेल डेवलप स्ट्रक्चर के, बिना वेल डेवलप इकोनॉमी, सोसाइटी, हायरार्किकल सिस्टम, लेबर फोर्सेस, वेल ट्रेन्ड लेबर फोर्सेस के, क्या आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया का कंपैरिजन देख लो, क्या हमारे पास वर्ल्ड का ये शेयर होना चाहिए था? हां या ना? हां या ना मुझे बताओ। ये मत याद करो आंकड़े कितने हैं, मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं और अंदर कहीं और ले जाना चाहता हूं। अगला चैप्टर खतरनाक है। अगले चैप्टर में क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो तुम्हें उद्वेलित करेगा, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सही तरीके से उस शब्द के साथ बनाना, तुम्हें बताना कि अंबेडकर और गांधी के बीच में जो विवाद था जातियों को लेकर, वो उसके पीछे, आज ही मैं उसको पढ़ा दूंगा और समझा भी दूंगा। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव तय होना जरूरी कि मैं एक इकोनॉमिस्ट के रूप में अपने भारत को देख रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोने की चिड़िया और चांदी की चिड़िया, मुझे इससे बात नहीं करना है। मुझे लॉजिकल फैक्टर बताओ। द हाईएस्ट शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, तुम मुझे बताओ, आज भारत के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, छोड़ो पुरानी बात है, आज आ जाओ। आज भारत के पास 1.9 से 2% शेयर है वर्ल्ड मार्केट का। अमेरिका के पास आज सबसे बड़ा शेयर है वर्ल्ड मार्केट का। क्यों है? फेसबुक किसका? विंडोज किसकी? इंस्टाग्राम किसका? व्हाट्सएप किसका?
दुनिया की बड़ी से बड़ी दवाई कंपनी किसकी? सिलिकॉन वैली किसके पास है? दुनिया की सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी किसके पास है? लॉकहीड मार्टिन, दुनिया की सबसे बड़ी वायुयान, लड़ाकू वायुयान बनाने वाली कंपनी किसके पास है? बोइंग किसके पास है? किस कंपनी का स्वामित्व सबसे ज्यादा? स्टार्टअप किसके पास है? सबसे ज्यादा फंडिंग किसके पास है? दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट किसके पास है? दुनिया की सबसे बड़ा फाइनेंस फर्म किसके पास है? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक किसके पास है? किसके पास है? हु ओन दिस? यूएस के पास है। सबसे बड़ी उसके पास नौसेना है, सबसे बड़ी उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन, सबसे ज्यादा परमाणु बम है उसके पास, सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया में व्यापार करती हैं उसके पास है? तो जब उसके पास इतना कुछ, उसके पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके पास एक बढ़िया वेल डेवलप्ड गवर्नमेंट है, उसके पास आर्मी है, उसके पास ऐसे लोग हैं जहां वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है उसके पास, वो अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता भागीदारी करती है, जनता पढ़ी लिखी है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, सबके पास रोजगार है, सरकार थोड़ा ना वायुयान बना रही है। जब वहां पे कंपनीज को, मैं एक फर्म का जो है डायरेक्टर हूं, मेरी हालत खराब है, घोड़े खुले हुए स्किल लोगों को इकट्ठा करने में, तो मैं तो फिर भी इतने देर में 2 महीने में तुम्हें एक कोर्स पढ़ा के खत्म कर देता हूं, एक सब्जेक्ट। यहां 2-2 महीने ससुरों को पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसे नहीं ऐसे काम होता, फिर अगले दिन फिर वही गलती, फिर मुझे जाकर सुधारना पड़ता है। तो किसी कंपनी को आगे ले जाने में उसके एम्प्लॉइज का बड़ा हाथ होता है। एम्प्लॉइज स्किल्ड होने चाहिए, उनके पास आईक्यू होना चाहिए, वो डेडिकेटेड होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए, और उसके बदले कंपनी भी उनको अच्छी आय देनी चाहिए। नहीं तो हमारे से बकलोलों को ट्रेन करते करते हालत खराब हो जाती है कई बार। तो मुझे बताओ, आज की डेट में अमेरिका को देख लो, ये ना, अमेरिका को देख लो, क्या चीजें हैं जो अमेरिका को सुपर पावर बनाती हैं? क्या चीजें आज चाइना को सुपर पावर बना रही हैं? फैक्टर्स लिख लो, चलो कॉपी में लिखो, लिखो, मत करो ये बकवास कि हैंडीक्राफ्ट था फलाना। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग नजरिए से पढ़ा रहा हूं। वो मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, आज मैं हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं। आईएमएफ उसका, वर्ल्ड बैंक उसका, यूनाइटेड नेशन भी उसी का, यार सबसे बड़ा फंडर वही है। तो यूनाइटेड नेशन का बवंडर जो है, जो वो बोलता भी वही है जो अमेरिका उससे बुलवाता है। अमेरिका करे तो सारे पाप माफ, वो न्याय का सिद्धांत कर रहा है। अरब कंट्री कर ले तो बोले नहीं, इसके ऊपर बैन लगा देंगे। तो इन सबका काम क्या? सारी संस्थाएं उसकी हैं, सारे बैंक उसके, सारा पैसा उसका, सारी टेक्नोलॉजी उसकी है। तुम हम इंडिया में बैठे बैठे विंडोज खोल के अभी बैठ के आराम से क्लास कर रहे हो, वो विंडो का पैसा जा रहा है किसी और के पास। मुझे वो बताओ, अमेरिका के पावरफुल होने या चाइना के पावरफुल होने के फैक्टर्स क्या है? अमेरिका नहीं समझ पा रहा तो चाइना पकड़ लो, पिछले 30-35 सालों में उसने अपना उदय किया। वेल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जरूरत क्या है एक राष्ट्र को ताकतवर होने के लिए? टेक्नोलॉजी, सेना, अर्थतंत्र, ताकतवर बैंकिंग तंत्र, सुशासन, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, सूचना क्रांति, हर हाथ को रोजगार, स्किल, मास प्रोडक्शन। भाई सेना है, तलवार लेके निकल पड़ी, युद्ध का नौबत आ गया, बड़ा देश है, ताकतवर सेना, अब हथियार ही नहीं है क्योंकि हथियार बनाने वाले लोग नहीं है। फिलोसफिकल बात नहीं है, चाइना में लोगों में एकता है, एकता कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें बाद में करना, ज्यादा जो है देशभक्त होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करो। एक राष्ट्र को ताकतवर होने में कौन कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ती है? लिख लो, लिख लो। तुम्हारे क्षेत्र पे रोज आक्रमण हो रहा है, आतंकवादी जो है रोज हमला कर रहे हैं, या कोई पड़ोसी राज्य, तुम कभी भी इकोनॉमिक डेवलप कर पाओ नहीं। इसका मतलब शांति होना भी, पीस, सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, वेल डेवलप इकोनॉमिक सिस्टम, रेशनैलिटी, कि कोई आकर रोज तुम्हें पीठ पे कोड़े चटका रहा, तुम थोड़े ना आर्थिक प्रगति कर पाओगे। यानी मतलब मेरे पास जमीन हो, मेरे पास इकोनॉमिक सिस्टम हो, बाजार, मार्केट, कि मैं अपना प्रोडक्ट ले जाके बेचूंगा कहां। वो थोड़े ना कि जो घर में जो झूले की तरह टांगना है बना बना के। हैंडीक्राफ्ट अगर अच्छा था तो हैंडीक्राफ्ट का मार्केट भी था। और मार्केट कब होता है, बाजार कब होता है? जब मेरे पास परचेसिंग पर पैरिटी है। सो दैट इज मीनिंग कि एक कल्पना करो, एक राष्ट्र में इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको डेवलप करने के पीछे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। किसी राष्ट्र में अशांति है, विभाजन है, विभक्त है, डिसइंटीग्रेट है, इकोनॉमिक सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, लिटरेचर नहीं है, आर्ट एंड कल्चर नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं है, मार्केट नहीं है, क्या वो पूरी दुनिया का इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाएगा? हां या ना बताओ। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आज ये राष्ट्र ताकतवर है, ये राष्ट्र ताकतवर है, तो मुझे बस इतना बता दो कि भारत में वो कौन से फैक्टर रहे होंगे
जिसने भारत को एक ताकतवर आर्थिक शक्ति के रूप में बनाया, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शेयर लेकर बैठा हुआ है। हम पूरी दुनिया से व्यापार कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सारे कोस्टल इलाकों में सबसे अच्छे मंदिर थे और बढ़िया सोने से भरे हुए थे। क्या अच्छी नावों के बिना, शिप्स के बिना समुद्र व्यापार संभव है? हां या ना में जवाब दो। क्या अच्छे बैंकिंग तंत्र के बिना, कि तुम वेस्टर्न में जा रहे हो, तुम जो है मिडिल ईस्ट में जाकर सामान बेच रहे हो और तुम्हें वहां फाइनेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, क्या संभव था? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, तुमने कहा राष्ट्र के रूप में भारत है कि नहीं है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इतनी बड़ी बड़ी नाव जो समुद्रों में टिक के रह सके, इतनी दूर की यात्रा समुद्री थपेड़ों को झेल सके, बड़े मात्रा में सामान लेकर जा सके? उस समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास जो विश्व के बाकी हिस्सों को ज्ञात नहीं थी? एक इश्यू शुरू होगा जिसको हम लोग जाति व्यवस्था, श्रम व्यवस्था, लेबर सेगमेंट, कास्ट सिस्टम, हम इन सब के नाम से जानते हैं, राइट? इसके साथ हम समझते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस इस पे जो है डिफाइन करो, क्या ऐसे माहौल रहा होगा? क्या भारत वाकई में एक राष्ट्र नहीं था? अब जब इस सज्जन ने पूछा है तो मुझे सोच के देखो, क्या हम एक वेल स्ट्रक्चर, वेल इफिशिएंटली जो डेवलप होने वाले हम एक राष्ट्र नहीं थे? अगर नहीं होते, आज कोई भी राष्ट्र उठा लो, मान लो अफगानिस्तान ही ले लो, सीरिया ले लो, सीरिया अभी कुछ समय पहले तक बहुत ही संपन्न राष्ट्र था, लेकिन युद्ध हुआ, वहां पर जो है जातिगत बदलाव हुए, धार्मिक बदलाव हुए, संघर्ष हुआ, धड़ों में जो है वो संघर्ष आया, कट्टरता आई। सीरिया आज की हालत में देखो क्या हो गया। तो किसी राष्ट्र के 1000, छोटा मोटा टाइम नहीं है, 1000 साल तो डोमिनेंस में था, बोला कुछ नहीं, चिल्ल न पो, हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। तो अब ये आंकड़े देखो, ये वाले शुरुआती 1000 साल, 1000 साल तक हमें कोई बात करने वाला नहीं है। टीएसआर सुब्रमण्यम ने अपनी किताब में ये लिखा जो मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद भी हम ये लीजेसी को 1800 तक लेकर चले गए हैं। औरंगजेब के समय तक भी अगर आप देखोगे यहां पर भी, तो हमारा डोमिनेंस बना हुआ है, जब तक अंग्रेजों ने जो है सारा हिसाब किताब गड़बड़ नहीं किया। ये स्पाइक देख रहे हो नहीं, ये औरंगजेब के समय तक भी हमारे पास जो है अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ था, हमारा व्यापार था, हम पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे थे। फिर जैसे जैसे स्पष्ट रूप से ये देखो, अंग्रेजों ने जब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है, जब यहां पर हम आ गए, इसके बाद जो हमारा डिक्लाइन शुरू हुआ, ये देखो सबसे पहुंच गए कम। हम देश आजाद हो रहा है, यहां पे देश आजाद हुआ, उसके बाद आजादी के बाद तो हम और गिरते चले गए पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमारे लोगों ने इस सिस्टम के बारे में क्या भारतीय समाज बदल पाया? आज भी हम पूरे साल भर पूरे हमें समाजवाद का नशा दे दिया गया, हम सरकारी नौकरी ढूंढते रहे। पढ़ क्यों रहे हो? सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हो, कौन सा इसके बाद तुम एंटरप्रेन्योर हो जाओगे? अब क्वेश्चन है कि इंडिया में वो फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसके कारण हमें स्किल्ड लेबर मिलता था? ऐसे कौन से फैक्टर जिसकी वजह से हमारे यहां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते थे, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट ऐसे थोड़ा ना होता अबरक डाबरक की हैंडीक्राफ्ट बन जाए। हर चीज, अगर मान लो मिट्टी के बर्तन बना रहे तो अच्छा बनाए, अगर हम मधुबनी पेंटिंग करें तो ऐसी पेंटिंग करें पूरी दुनिया में उसकी जो है वो, हम तलवारें ऐसी ऐसी बनाते थे कि पूरी दुनिया मेटलर्जी हमारा बोलते थे तलवार बनाते कैसे हैं। आप हमारे यहाँ तुमने मूर्तियां देखी हैं? अभी कल आपने देखा गौतम बुद्ध की अष्ट धातु की मूर्ति मिली है नदी में से, 10 करोड़ रुपए उसकी जो है वो कीमत, 2500 साल पुरानी है। 8 धातुओं, अष्ट धातु का मतलब 8 मेटल्स को मिक्स करके एक समरूप दे देना, कैसे उनको एक केमिकल रिएक्शन पता होगा? हो सकता है गांठें पड़ जाती बीच में, जो अपना अपना हर जो है धातु अपना अपना रूप पकड़ लेती, लेकिन उनको समरूप देना, उस मेटल को पिघलाकर 8 को सही रेशियो मिलाकर एक मूर्ति का रूप दे देना, एक समान मूर्ति का रूप दे देना, ये पॉसिबल कैसे है? कैसे है? सोच के देखो। डन है? अब यहीं से मैं आऊंगा और अब मैं जस्टिस कर पाऊंगा जिस शब्द को तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हो, क्योंकि मैं इसको जाति के आधार पर समझाता तो बवाल मच जाता। जो जिस जाति का होता उसको पकड़ के बैठ जाता, जो धर्म का होता पकड़ के बैठ जाता, मेरा विरोध करते सर आप उसके बारे में नहीं बोल रहे, उसके बारे में नहीं बोल रहे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अब मैं कल समझा ले जाऊंगा मॉडर्न इंडिया में नेहरू और अंबेडकर के बीच में जो विवाद था वो क्या था। ठीक है, जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया तो अंबेडकर और गांधी एक समय एक दूसरे के सामने आ गए थे, और इतिहास की किताबें उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती कि आखिर उसके पीछे रीजन क्या था। सो बाय टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स।
फातिमा ने क्या एनसीईआरटी बैच 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपायर होगा भाई, मैं हूं बैठा हुआ, बढ़ जाएगी। तुम पढ़ो, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। रंजीता ने लिखा है पहले हाई स्किल्ड लोग थे, हाई लेवल हाई स्किल्ड लेबर था हमारे पास। यही मेरा प्रश्न है, क्यों थे हाई स्किल्ड लेबर और आज क्यों नहीं है? जबकि आज की आबादी, उस समय के भारत की आबादी से हमारी बहुत ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी भी हमने बहुत आगे कर ली है। लेकिन ऐसा क्या था? क्या टेक्नोलॉजी राष्ट्र को आगे लेकर जाती है, या लोग और लोगों की स्किल राष्ट्र को आगे लेकर जाता है? ये क्वेश्चन का डिबेट। और क्यों भारत में स्किल्ड बहुत जबरदस्त, क्यों भारत का बना मलमल का कपड़ा इतने आयात शुल्क लगा देने के बाद अंग्रेजों के इतना जो हमने एक्सपोर्ट हमारा बंद कर दिया, तोड़ दिया, फिर भी जो ब्रिटेन की महारानी थी, भारत का बना हाथ से बना मलमल का कपड़ा क्यों इस्तेमाल करती थी? क्यों ब्रिटेन के मिलों में बना कपड़ा भारतीय सूती कपड़े, भारत के जूट के कपड़े का कभी मुकाबला नहीं कर पाया? कौन थे वो हाईली स्किल्ड लोग कि इतने संस्थागत तरीके से आजादी के बाद भी बनारस के बुनकरों को बर्बाद किया गया, भदोही की कालीन उद्योग को बर्बाद किया गया, हमारी पेंटिंग्स को बर्बाद किया गया, मधुबनी को तबाह कर दिया गया, हमारे जो देशज घर घर में जो उद्योग था, घर घर में जो स्किल थी, उसके बावजूद भी आज भी वो बची हुई क्यों है?